गणेश नेताम, सहायक प्राध्यापक, शासकीय डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोंगरगांव। आज हम एमए समाजशास्त्र सेकंड सेम के पेपर फर्स्ट के यूनिट 5वां के अंतर्गत मर्टन के प्रकार्यात्मक पैराडाइम यानी फंक्शनल पैराडाइम के बारे में अध्ययन करेंगे। इस प्रकार्यात्मक सबसे पहले देखते हैं प्रकार्यात्मक का तात्पर्य क्या है। अभी सब लोग पता है समाज ऐसी प्रकार्यात्मक का तात्पर्य है ऐसी विचारधारा जो सहयोग और संगठन पर ज्यादा बल देता है। एक प्रकार्यात्मक यानी सहयोग और संगठन पर बल देता है। प्रकार्यात्मक इससे पहले प्रकार्यात्मक सिद्धांत प्रकार्यवाद सिद्धांत के बारे में मेलानोव्स्की, रैडक्लिफ ब्राउन और टालकाट पार्सन्स ने प्रकार्यवादी सिद्धांत प्रस्तुत किया। यानी इन तीनों थिंकर ने जो प्रकार्यवाद के संबंध में जो सिद्धांत प्रस्तुत किया है उस सिद्धांत की पहले मर्टन उनका विचारधारा को अनुसरण करते हुए उन्होंने प्रकार्य के संबंध में कुछ 5 अर्थ बताए। यानी मेलानोव्स्की, रैडक्लिफ ब्राउन, टालकाट पार्सन पिछले सेमेस्टर में बने, इसी सेमेस्टर में भी है। तो इनके विचारधारा का अनुसरण करते हुए मर्टन ने प्रकार्य के 5 अर्थ बताए। प्रकार्य कहाँ कार्य करने के तरीके, जैसे गणित में प्रकार्य के लिए फंक्शन, ए का फंक्शन, बी का फंक्शन। उसी प्रकार उपयोगी क्रियाकलाप में प्रकार्य का प्रयोग होता है। जैसे कॉलेज के स्तर की बात करें, प्रचार्य के विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं जो एक महाविद्यालय व्यवस्था को संचालन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसी प्रकार है उत्सव में प्रकार्य, एनुअल फंक्शन, उत्सव में भी कार्य होता है। एनुअल फंक्शन जानते हैं, फंक्शन जुड़ा रहता है। उसी प्रकार मशीन में, मशीन तो जानते हैं, मशीन विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। उसी प्रकार है सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में प्रकार्य। सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में प्रकार्य को ही हम इस समाजशास्त्र के अंतर्गत पूरी प्रकार्यवाद व्यवस्था को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मर्टन ने मेलानोव्स्की, रैडक्लिफ ब्राउन और टालकाट पार्सन के सिद्धांत को 3 रूप में जाना कि मेलानोव्स्की ने प्रकार्यवाद के बारे में क्या बोला है, रैडक्लिफ ब्राउन ने क्या बोला है, टालकाट पार्सन। मेलानोव्स्की ने जहां प्रकार्य की बात संस्कृति से जोड़ा और रैडक्लिफ ब्राउन और टालकाट पार्सन ने प्रकार्यवाद को प्रकार्यात्मक एकता से जोड़ा है। तो पहले इन तीनों थिंकर के जो प्रकार्यवादी सिद्धांत है उनको मर्टन ने पढ़ा, देखा, विश्लेषण किया और उसके बाद इनकी सिद्धांत की आलोचना की। आलोचना करने के बाद मर्टन ने प्रकार्यवाद का एक संशोधित रूप प्रस्तुत किया। यह संशोधित रूप है, 2 रूपों में इसको बांटा है। मर्टन ने जो इनके सिद्धांत की संशोधन आलोचना करने के बाद एक अपना प्रकार्यवाद नया सिद्धांत दिया। इनको 2 रूपों में बांटा है। एक है आचार संहिता, प्रोटोकॉल जिसको बोलते हैं, दूसरा है आदर्श प्रारूप जो हम लोग पढ़ने वाले हैं पैराडाइम के बारे में। तो शुरुआत में मर्टन बोलते हैं कि आचार संहिता के अंतर्गत कि हम किसी समाज का अध्ययन करना चाहते हैं। तो हम किसी समाज का अध्ययन कर रहे हैं तो उस समाज के प्रकार्य के बारे में जानना जरूरी है। यानी उस समाज के आचार संहिता के बारे में जानना। यानी सरल भाषा में बोले, अगर हम किसी समाज की प्रकार्य का अध्ययन करना है तो सबसे पहले उस समाज के आचार संहिता, प्रोटोकॉल यानी सीधा से सरल भाषा में बोले नियम कानून को जानना जरूरी है। यानी जिस भी समाज का हम अध्ययन कर रहे हैं उस समाज के नियम कानून, प्रोटोकॉल को जानना जरूरी है कि कौन सा इकाई प्रकार्य कर रहा है, कौन सा इकाई प्रकार्य नहीं कर रहा है। अगर हम किसी समाज के आचार संहिता को जानेंगे उसी आधार पर हम समाज की संस्कृति, मानक मूल्यों को आसानी से समझ सकते हैं। अगर हम उस समाज के आचार संहिता को नहीं जानेंगे तो उस समाज की संस्कृति और मानक मूल्यों को आसानी से समझ नहीं पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि समाज के आचार संहिता को जानना जरूरी है। और जब हम समाज की संस्कृति और मानक मूल्यों को अच्छी तरह से समझेंगे और इसी आधार पर निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं कि कौन सा इकाई प्रकार्य कर रहा है और कौन सा इकाई प्रकार्य नहीं कर रहा है। तो इसी को संशोधित रूप में पहला पॉइंट बताया है मर्टन ने, 2 रूप में प्रस्तुत किया है आचार संहिता। इसको समझ गए होंगे। इतना ही है कि समाज को जानने से पहले उस समाज के नियम कानून को जानना
जरूरी है, जिससे कि हम उनकी संस्कृति मानक मूल्यों को समझ सकें। उसके बाद मर्टन ने दूसरा रूप संस्कृत रूप में बताया है आदर्श प्रारूप, यानी पैराडाइम की बात की है। और इसमें बोला है अगर हम किसी समाज के प्रकार को जानना है तो उन्होंने पैराडाइम के कुछ 11 बिंदुओं का अध्ययन किया है। यानी मर्टन ने प्रकार का अध्ययन करने के लिए 11 पैराडाइम बताए, 11 तरीके, पैराडाइम का एक प्रकार्यात्मक अध्ययन करने के तरीके कि इस पद्धति के तहत अध्ययन करेंगे। हम यहाँ पे 11 बिंदु पर चर्चा की है, 11 बिंदु पर चर्चा नहीं करेंगे, मुख्य बिंदु, क्योंकि उसी बिंदु के आधार पर निष्कर्ष पहुंच सकते हैं, उसी बिंदु की हम लोग यहाँ पे चर्चा करें। तो चलो शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट क्या बोला है, विभिन्न इकाइयों का एक अध्ययन नहीं। पार्सन्स का, मर्टन का मानना है कि जितने समाज की जितनी भी इकाई है उन इकाइयों का एक अध्ययन नहीं कर सकते, क्योंकि समाज बहुत बड़ा है। अगर भारत देश की संदर्भ में बात करें तो समाज बहुत विविधता है, अगर सभी समाज का अध्ययन करेंगे तो निष्कर्ष नहीं निकल सकता। तो मर्टन का कहना है कि विभिन्न सभी समाजों का अध्ययन नहीं कर सकते, और इसके आगे बोला है कि किसी एक मत को पहचानना है और पहचान के उसका अध्ययन करना है, और इसी के आधार पर संस्कृति और मानक मूल्य का ज्ञान किया जा सकता है। जैसे मैं बताया कि समाज बहुत बड़ा है, अगर सभी समाज के लोगों का अध्ययन, उसके संस्कृति मानक मूल्यों को जानने के लिए अध्ययन करेंगे तो ये बहुत टाइम समय लगेगा। तो इसके लिए मर्टन ने ये बोला है कि कुछ मत को पहचान करना है, और उन मत के तहत ही, जैसे समाज बहुत बड़ा है, बहुत लोग हैं, उनमें से कुछ लोगों को चयन कर लो और उनकी संस्कृति मानक मूल्यों को जान लो, तभी ये एक पैराडाइम प्रकार्यात्मक पैराडाइम काम करेगा। नहीं तो समाज बहुत बड़ा है, अगर सबका अध्ययन करोगे तो बहुत समय भी लग सकता है। इसलिए मर्टन ने बोला है कि सभी इकाइयों का अध्ययन ना करके कोई एक मत को पहचान कर उन्हीं इकाइयों का अध्ययन करना है, जिससे कि उस समाज के मानक मूल्य और संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। दूसरा पॉइंट बताया है इकाई का अध्ययन समाज के सापेक्ष होना चाहिए। यानी जितने भी इकाई का हम अध्ययन कर रहे हैं वो अध्ययन किसके सापेक्ष होना चाहिए, समाज के सापेक्ष होना चाहिए, ऐसा मर्टन का कहना है। और आगे बताया है और उद्देश्य का अध्ययन न करें, प्रकार का अध्ययन करें। आगे मर्टन बोलते हैं कि जिकाई विभिन्न प्रकार की इकाई का अध्ययन कर रहे हैं वो समाज के सापेक्ष होना चाहिए, और उद्देश्य का अध्ययन न करें, जो भी उद्देश्य है उद्देश्य का अध्ययन न करें, बल्कि किसका अध्ययन करें, कार्य का अध्ययन करने की बात करते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये उद्देश्य है, उद्देश्य का सापेक्ष होता है व्यक्ति के संदर्भ में होता है, और जबकि प्रकार का सापेक्ष होता है समाज के संदर्भ में। इसलिए पहले ही बता दिया है कि इकाइयों का अध्ययन समाज के सापेक्ष करना चाहिए, उद्देश्य का अध्ययन ना करें, प्रकार का अध्ययन करें। अभी बता दिया उद्देश्य का अध्ययन किसके सापेक्ष होता है, आपका व्यक्ति के सापेक्ष, जबकि प्रकार का अध्ययन होता है किसके सापेक्ष, आपका समाज के सापेक्ष। इसलिए समाज के सापेक्ष इकाइयों का अध्ययन करना चाहिए, ऐसा मर्टन का कहना है। तीसरा बिंदु, इकाइयों का अध्ययन प्रकार्य, अकार्य, दुष्प्रकार्य की अवधारणा के आधार पर करना चाहिए। मर्टन का मानना है कि जितने भी इकाई हैं उन इकाइयों का अध्ययन प्रकार्य, अकार्य और दुष्प्रकार्य की अवधारणा के आधार पर करना चाहिए। चलो देखते हैं कि ये प्रकार्य, अकार्य और दुष्प्रकार्य है क्या। पहले देखते हैं प्रकार्य। प्रकार्य है विभिन्न इकाइयों के बीच सहयोग और संगठन की बात करता है। यानी प्रकार्य वह इकाई है जो विभिन्न इकाई, जितने भी प्रकार्य जितने भी इकाई है उन इकाइयों के मध्य परस्पर सहयोग और संगठन की बात करता है, उसको बोलते हैं प्रकार्य। ठीक। और अकार्य इसका उल्टा ही, प्रकार्य अकार्य, यानी वह इकाइयों के मध्य सहयोग और संगठन की बात नहीं करता। जैसे बहुत लोग रहते समाज में, घर में ही रहते, काम जोड़ते, खाए पिए घर में ही रहते, कुछ काम नाम नहीं करते, तो उसके संदर्भ में आएगा अकार्य। जबकि ये में आता है विभिन्न इकाई जो सहयोग और संगठन की बात करते हैं, और अकार्य में
होते हैं जो सहयोग संगठन की बात नहीं करते। और है दुष्प्रकार्य। दुष्प्रकार है क्या? दुष्प्रकार्य का तात्पर्य होता है कि जो समाज के संदर्भ में इकाइयों को तोड़ने का काम करते हैं। दुष्प्रकार्य का तात्पर्य है कि जो समाज के संदर्भ में इकाइयों को तोड़ने का काम करते हैं। जैसे बहुत लोग होते हैं जो एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं, यानी चुगली करना, छत्तीसगढ़ी जिसे बोलते हैं चुगली करते रहते हैं, और एक दूसरे के जो परस्पर रिलेशन है उसको तोड़ने का काम करते हैं। इधर का चुगली उधर कर दी, इसका बुराई उसका बुराई बता दी, उसी में लगे रहते हैं, तो उसको बोलते हैं दुष्प्रकार। इन्हीं अवधारणाओं पर अध्ययन करना चाहिए। यानी प्रकार्य कौन न सहयोग और संगठन की बात करता है, कौन सहयोग और संगठन की बात नहीं करता है, और कौन समाज के सापेक्ष सापेक्ष संदर्भ में तोड़ने की बात करता है। इन्हीं अवधारणाओं के आधार पर सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करना चाहिए, ऐसा मर्टन का कहना है। आगे इकाइयों के संदर्भ में, यानी इकाइयों के संदर्भ में जो भी अध्ययन कर रहे हैं उसमें इकाइयों के संदर्भ में प्रकट प्रकार्य और अप्रकट प्रकार्य का भी अध्ययन करना है। तो इकाइयों के संदर्भ में जो प्रकट प्रकार्य है, अप्रकट प्रकार्य है, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि प्रकट प्रकार्य क्या है। ठीक है, प्रकट प्रकार्य है क्या? प्रकट प्रकार्य वे प्रकार्य होते हैं जो इकाई द्वारा किया गया ऐसा व्यवहार जो समाज द्वारा इच्छित होते हैं। प्रकट प्रकार्य, जिसको इंग्लिश में मैनिफेस्ट फंक्शन बोलते हैं, प्रकट प्रकार्य वे प्रकार्य होते हैं जो इकाइयों द्वारा किया गया वैसा व्यवहार जो समाज द्वारा इच्छित होते हैं। समाज द्वारा क्या होते हैं? इच्छित होते हैं। ठीक, इकाइयों द्वारा, जितने भी इकाइयों द्वारा किया गया ऐसा व्यवहार जो समाज द्वारा इच्छित होते हैं, उस व्यवहार को बोलते हैं प्रकट प्रकार्य। समझिए, मैनिफेस्टो फंक्शन। जैसे कोई छात्र परीक्षा में पास कर लिया, पास करने के बाद उन्हें रोजगार मिल गया, तो ऐसे प्रकार्य को बोलेंगे प्रकट प्रकार्य। यानी वैसा इकाइयों द्वारा किया गया ऐसा व्यवहार जो समाज द्वारा इच्छित हो। कोई परीक्षा में पास कर लिया, पास करने के बाद उन्हें रोजगार मिल गया, तो उसे बोलेंगे प्रकट प्रकार्य। उसके बाद होंगे अप्रकट प्रकार्य। इसका जस्ट उल्टा, प्रकट प्रकार्य वे प्रकार्य होते हैं, थोड़ा सा अपडेट है कि इकाइयों द्वारा किया गया ऐसा व्यवहार जो कर्ता द्वारा इच्छित ना हो। यानी इकाइयों द्वारा इस प्रकार का प्रकार्य करते हैं जो कर्ता द्वारा इच्छित ना हो, उसे ही बोलते हैं अप्रकट प्रकार्य। यानी कर्ता द्वारा इच्छित नहीं होता, आशा नहीं रहती, ऐसा व्यवहार को बोलते हैं प्रकट प्रकार्य। जैसे दो चार उदाहरण देता हूं। जैसे फिल्म निर्देशक डायरेक्टर को देखते हो, एक पिक्चर फिल्म बना लिया, फिल्म बनाने के बाद वो उसका उद्देश्य है मेरे को पैसा कमाना है, पिक्चर बना लिया, उनका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना है। हो सकता है कि उस पिक्चर को अच्छा हो, फिर उसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिल जाए, जिसके बारे में कभी डायरेक्टर कभी सोचा ही नहीं था। तो ऐसे व्यवहार को बोलते हैं, प्रकार्य को बोलते हैं अप्रकट प्रकार्य, जो कर्ता द्वारा इच्छित नहीं होते। उनकी इच्छा नहीं रहती कि जैसे पिक्चर बना लिया पैसे कमाने के उद्देश्य, लेकिन हो सकता है कि वो पिक्चर बहुत सुपरहिट हो और उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल जाए। और दूसरा उदाहरण भी हो सकता है, जैसे पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा हो गया, पत्नी की लड़ाई झगड़ा होने के बाद पति कहीं चले गया हो या फिर इधर रहा हो, या रात की घटना हो, पत्नी में उसी झगड़ा के कारण फांसी लगा ली, आत्महत्या कर ली, जो उनका इच्छा ही नहीं था कि इस तरह से। तो इस प्रकार के इच्छित प्रकार्य को बोलते हैं अप्रकट प्रकार्य। तो इनको लेटेंट फंक्शन भी बोलते हैं। तो मर्टन का कहना है कि इकाइयों के संदर्भ में प्रकट और अप्रकट प्रकारों का भी अध्ययन करना चाहिए। इकाइयों के संदर्भ में सदैव प्रकट और अप्रकट प्रकारों का भी अध्ययन करना चाहिए। दोनों का उदाहरण बताया, जो इकाइयों द्वारा मानव समाज द्वारा इच्छित प्रकार्य को बोलते हैं प्रकट, और जो कर्ता का इच्छा ना हो उसको बोलते हैं अप्रकट प्रकार्य। आगे
मर्टन बोलते हैं इकाइयों के अध्ययन में प्रकार्यात्मक विकल्प का भी ध्यान रखना जरूरी है। यानी हम इकाइयों का अध्ययन करते हैं तो अध्ययन में प्रकार्यात्मक विकल्पों का भी ध्यान रखना जरूरी है। यानी विकल्प में बताया जैसे तो व्यक्ति मोबाइल लेता है और मोबाइल लेने के बाद उनके पास बहुत सारे विकल्प रहते हैं कि मैं वोडाफोन जियो का या एयरटेल का किसका सिम, ऐसे विकल्पों का भी प्रकार्यात्मक अध्ययन करते समय ध्यान रखना चाहिए। ये था आपका मर्टन का प्रकार्यात्मक पैराडाइम, एक प्रकार्य किस प्रकार से करना चाहिए उनका एक तरीका था। और मर्टन ने पहले रेटक्लिफ ब्राउन पार्सन्स और मेलानोव्स्की के सिद्धांत की आलोचना करने के बाद एक प्रकार्यात्मक पैराडाइम का संशोधित रूप प्रस्तुत किया। तो आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट है। धन्यवाद।